Being the father of India's first semi-high speed train. बचपन से ही मेरा कोई सपना था कि ऐसी ट्रेन बनाई जाए और इसीलिए मैंने रेलवे ज्वाइन की। Privatization of railways. रेलवे बेचती Railways. इंडियन रेलवे वो चीज़ है, यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अप्रैल में काम शुरू हुआ और अक्टूबर 18 में ट्रेन निकली, 18 महीनों में। जी तो वो एक किस्मत की बात थी। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आया जी। भाई अच्छा ऐसी कोई चीज़ बन गई है तो जी। इसको वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाए। वंदे भारत ये अभी तक प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। देखिए मेरा जो एस्टिमेट है, कश्मीर में जो ट्रेन जाती है तो कई बार येती कैप्चर कर लेते हैं वहाँ पे, मतलब यति जी आ गए जी तो मैं चाहूँगा मैं वहाँ से जल्दी पहुँचूँ जी। और यति जी के पैर पकड़ लूँ। हेलो सर, कैसे हैं हेलो, आप? आई एम फाइन, थैंक यू। सर आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, लाइक अपने से भी रिसर्च करी। जब फर्स्ट टाइम वंदे भारत जब नाम सुना कि हाँ ऐसी कोई चीज़ बन रही है, सो आपके बारे में उस टाइम में मैंने पढ़ा था एक्चुअली, एंड देन आई हैव सीन सम लाइक पॉडकास्ट वगैरह। तब से मेरा था कि आपके साथ मेरे को एक शूट करना है। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। वेलकम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑडियंस के लिए एक्चुअली एक आपका इंट्रोडक्शन आप दीजिए, जैसे भी, एंड हाउ योर जर्नी विथ रेलवे स्टार्टेड, एक फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग, कि कैसे कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जी देखिए, जब ये ट्रेन बन गई और इतनी अप्रिशिएट की गई तो एक जवाब लोग सुनना चाहते हैं जी कि बचपन से ही मेरा कोई सपना था कि ऐसी ट्रेन बनाई जाए और इसीलिए मैंने रेलवे ज्वाइन की। तो ऐसा कुछ नहीं है, जी ये ज़बरदस्ती इसमें ये डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि 75 में मैंने इंटरमीडिएट जो अब 10+2 के बराबर है वो किया लखनऊ से। उन दिनों करियर चॉइसेस लिमिटेड होते थे और जो आजकल तो बहुत तरह की चॉइसेस हैं, उस समय तो ये था कि भाई मेडिकल या इंजीनियरिंग और नहीं तो आगे पढ़िए और सिविल सर्विसेज, बैंक प्रोबेशनर्स जॉब, ये सब। तो मैंने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दिया आईआईटी कानपुर में, कुछ दिन रहा वहाँ, अच्छी ब्रांच नहीं मिली थी तो आईआईटी रुड़की, उन दिनों वो रुड़की यूनिवर्सिटी जाना जाता था, वहाँ गया और वहाँ से फिर एक स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता था जिसमें रेलवे में एब्जॉर्ब किया जाता है आपको एज अप्रेंटिस। 4 साल तक आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और फिर देन यू जॉइन एज असिस्टेंट इंजीनियर। ओके। तो उस समय बड़ा अट्रैक्टिव लगा क्योंकि नौकरी 17 साल 16.5 साल की उम्र में एश्योर हो रही थी। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, 4 साल जो अप्रेंटिसशिप के, बल्कि मेरा थोड़ा ज़्यादा ही लगा उसमें टाइम। और उसके बाद फिर आप प्रोबेशन होता है 2 साल का, उसमें आप रेलवे एस्टैब्लिशमेंट में सारे हिंदुस्तान में सब जगह घूमते हैं, तो बड़ा एक्साइटिंग टाइम रहता है। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी उन दिनों, वो ले जाता था सब जगह में। RX 100 या फिर नहीं, कौन उन सी दिनों थी? देखिए, उन दिनों 3 मोटरसाइकिल होती थी जी राजदूत, जी। यजदी और बुलेट। जी अच्छा, मेरे पास यजदी थी। ओके। सो आपने आईआईटी कंप्लीट करी थी कि नहीं, तो आईआईटी तो 3-4 दिन था मैं, मुझे Okay. वहाँ मेटलर्जी मिली थी तो Okay. लोगों ने कहा मेटलर्जी तो अच्छी नहीं है ब्रांच, इलेक्ट्रिकल मिल रही थी रुड़की में, तो मैं वहाँ चला गया था। सो आपने कॉलेज तो रुड़की में मैंने 1 साल तक रहा मैं, तब तक इसका रिजल्ट आ गया SCRA का, देन आई जॉइंड SCRA। एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए होता है? नहीं, सब 12th, ये तीनों एग्जाम वो यूपीएससी कंडक्ट करता है SCRA का एग्जाम, तो रिजल्ट आते आते लेट हो जाता है। सो इट इज़ लाइक सिर्फ 10+2 चाहिए टू डू दैट। जी, सो लाइक जैसे आज भी इंजीनियरिंग Okay. कॉलेज के लिए 10+2 ही हाँ चाहिए हाँ। एडमिशन। जी, सो इट इज़ लाइक अ कॉलेज ओनली, it is like a college but dedicated only to railways, ओनली टू रेलवेज। and that too only for mechanical engineering. सो लाइक ये लव टर्न कैसे आया, लाइक कि क्योंकि यहाँ पे आप करके सिर्फ रेलवे के साथ कनेक्ट हो जा रहे थे कहीं ना कहीं। थोड़ा कनेक्ट क्यों था, दे आई कम फ्रॉम अ रेलवे फैमिली, मेरे Okay, फादर रेलवे हाँ। में थे, तो रेलवे में कंफर्ट के साथ ट्रैवल करते थे हम और डिस्कम्फर्ट नहीं, जी। सलून वगैरह में। हाँ तो लगाव तो था ही, वो स्टेशंस देखना जैसे ट्रेन पास हो रही है, और वो रोमांस जो रेलवे का था वो तो इनबिल्ट हो ये गया। तो होता ही है। लाइक फॉर एग्जांपल रेलवे एक ऐसी चीज़ है, लाइक मैं फ्लाइट में काफ़ी ट्रैवल किया हूँ आफ्टर, लाइक मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ उम्र में, बट स्टिल मैंने अच्छा खासा ट्रैवल किया इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। बट जो बचपन में हम लोग फॉर एग्जांपल पापा की तो जॉब मतलब गुजरात में थी, सो वहाँ से असम जाना, कामाख्या की एक ट्रेन चलती है, अच्छा गांधीधाम कामाख्या। अच्छा, So तो वो 2 दिन लेती होगी, आ, 1.5 दिन कम से कम।
ज़्यादा ही लगता है, एक बार कभी कभी तो 96 आवर्स भी लगे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2009-8, उस टाइम पे 15-15 घंटे लेट चलती थी। सो लाइक उस टाइम तो लोगों से रिश्ते बन जाते थे हाँ बिल्कुल। कि जाते जाते पैर झुके जा रहे हैं लोगों के। सो ट्रेन्स का एक अलग मज़ा रहता है, गाने वाने गाते हुए जा रहे हैं, जो कुछ भी है, खाना वाना एक्सचेंज हो रहे हैं। मैं अभी भी जब कभी स्पीकिंग असाइनमेंट में कहीं बुलाया जाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ जी, कि भाई यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। वो इंडियन रेलवेज वो चीज़ है जब आप स्पेशली टीनेजर्स या चिल्ड्रन और इवन एडल्ट्स, वो देर इज अ स्क्रैम्बल टू गो टू द विंडो सीट, और फिर विंडो से आपको एक इंडिया का माइक्रोकॉस्म इंडिया पास करता है आपके। सीधी वो जो वंडर, जो मार्वल इंडिया का है, जो जादू कैसे कहीं डेसोलेट, कहीं क्राउडेड, कहीं पे खुशी, कहीं पे गम, कहीं पे हार्ड वर्क, ग्राइंड लेबर, कहीं पे इंडोलेंस स्लॉथ, कहीं पे, और जो सीन्स आपके और नेचर के सीन्स आप देखिए, क्राइम भी, सब कुछ है। तो वो हिंदुस्तान है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का हाथ ही कटते हुए देखा था एक बार। हाँ लाइक गड़ी वो कहीं से जा रहे थे। अच्छा हो वो भी इंसिडेंट होते हैं। अभी पहले ज्यादा होते थे, अब कुछ कम हाँ, हो अब तो काफी लाइक लोग बाहर रखते भी नहीं जाते वो चीज़। तो ये सीख मिली है काफ़ी लोगों को। सो और काइंड ऑफ ये फिल्मों में भी दिखाया गया है, जो आपने ये नज़रिया बताया। फॉर एग्जाम्पल स्वदेश एक फिल्म है, वहाँ पे शाहरुख खान को मतलब वो एक नज़रिया मिलता है कि वो अमेरिका से आया हुआ है, तो उसको जो कनेक्ट होता है वो विंडो सीट पे बैठे जब एक बंदा 50 पैसे में पानी बेच रहा होता है, तो उसको आता है कि नहीं, इस देश में ज़रूरत है मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल माइंड्स की, कि आई शुड रिटर्न टू माई लाइक स्वदेश, परदेश से। तो वो विंडो सीट से एक वो लाइक हिंदुस्तान दिखता है, वो आपने सही बोला। और पिक्चरों में बहुत जगह ट्रेन का, जी जी जी, बल्कि एक शाहरुख खान का वो जो गाना है छैया छैया, जी जी, वो ट्रेन के ऊपर छत पे उसकी शूटिंग कैसे हुई मुझे पता है। लोग समझते हैं चलती ट्रेन में हुई थी, लेकिन बहुत कहाँ पे स्पीड हुई पे हुई। उसकी शूटिंग? कहाँ हुई है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत हल्की स्पीड पे ट्रेन थी। बाकी वो पॉसिबल ही नहीं है हाई स्पीड पे वो करना, लेकिन सॉन्ग है वो उन्होंने पूरा का पूरा ये उठा लिया है, छैया छैया। उन्होंने राइट्स लिए होंगे, उस पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से डेंजल वॉशिंगटन की थी या, तो इम्पैक्ट तो है रेलवेज का तो वो चीज़ है। काइंड ऑफ लोग देखते हैं कि जर्नी को अगर सम अप करना हो काइंड ऑफ, तो लाइक आपका बीइंग सुधांशु मणि टू द फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इस चीज़ को आप, इस जर्नी को आप कैसे सम अप करते हैं, लाइक कैसे देखते हैं? लाइक देखिए, सबसे बड़ी बात जर्नी की ये है, किसी भी जर्नी की जी, और ये हमारी रेलवे की जर्नी को बोला जाए कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लुकिंग बैक इन रिट्रोस्पेक्ट आई कैन से कि यार ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल जर्नी गिवन अ चॉइस, I would like to do the same journey again, maybe in a different manner, but there's no regret at all, and I enjoyed my 38 years plus those 4 years plus in Jamalpur SCRA institution. तो I consider myself very fortunate कि इतनी अच्छी जर्नी मुझे भारत सरकार ने अफोर्ड की, और बहुत it was quite joyous, बहुत अच्छा रहा। आप फॉरेन में भी थे सर? मतलब देखिए, कुछ लोग तो डेपुटेशन पे जाते हैं राइट सिरकॉन से, लेकिन भारतीय रेलवे की अपनी 2-3 ही पोस्ट हुआ करती थी उस समय। कौन से साल की बात है ये मैं 2012 से 2015 जर्मनी में था एज रेलवे एडवाइज़र। वहाँ पे मिनिस्टर रेलवे बोलते हैं उसको, उस जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के लोग होते हैं उनको मिनिस्टर बोलते हैं IFS में जी। तो वहाँ मिनिस्टर रेलवे कहलाता था मैं, लोग कंफ्यूज होते थे कि अपने को मिनिस्टर कैसे बोल रहा है। 3 साल वहाँ मैं था, और वो इट वाज बेसिकली लाइजॉन विद फॉरेन रेलवेज एंड पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज जहाँ बाहर ऑर्डर किया गया है, तो योर जुरिस्डिक्शन वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ड्यूटीज होती जेल में? जी, वही मैं पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी इश्यूज हों, मेनली इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ऑर्डर्ड ऑन फॉरेन कंपनीज एंड लाइजॉन विथ फॉरेन रेलवेज, उनके साथ MOU वगैरह भारत के होते हैं वो, तो ये सब रहता था। ट्रैवल बहुत था उसमें। आई डोंट कंसिडर दैट एज अ ग्रेट पोस्टिंग, क्योंकि वो बहुत कंट्रीब्यूट करने को नहीं था उसमें, रूटीन सा काम था। लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड फॉर माय वाइफ एंड माय सन, बिकॉज
उनकी थिंकिंग एक अलग होगी वहाँ रहने के बाद। जर्मनी देखने मिले काइंड ऑफ। हाँ, वहाँ की पढ़ाई अलग टाइप की है। तो माई सन went through that and his thinking changed. And my wife was also exposed to various cultures and all that. So वो उसका फर्क पड़ा उन लोग को बहुत। सर आपने कहा कि आपका टेन्योर पूरा लाइक 38 ईयर्स प्लस 4 है जी। सो इस इतने लंबे लाइक आपने अपने अपनी लाइफ डेडिकेट की इस जर्नी में आपने इंडिया का काफ़ी मतलब एक इंडियन रेलवेज में पावर शिफ्ट्स काफ़ी देखे होंगे बीट गवर्नमेंटल पॉलिटिकल लीडरशिप में। जी हाँ, बिल्कुल। एक टाइम पे आप भी उन पोजीशंस पे जी ऊपर भी गए हैं नीचे से ऊपर तक। जी तो ये पावर शिफ्ट्स में पावर शिफ्ट्स की वजह से लाइक इंडियन रेलवेज पे क्या इम्पैक्ट आता है बैड नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो इंडियन रेलवे में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जी। और हर चीज़ के प्रोसीजर्स इतने सेट हैं कि इसमें इनर्शिया बहुत है। इसमें कोई भी चेंज करना बहुत आसान नहीं है, चाहे अच्छा चेंज हो या ख़राब चेंज हो। तो अगर कोई ख़राब चेंज भी करना चाहे तो वो जल्दी होता नहीं है, बिकॉज एक सेट ढंग से चलती रहती है भारतीय रेलवे। बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने पैन इंडिया बेसिस पे जो कोई चेंज ला सके। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रेलवे में सीनियर लेवल पे शुरू होती है। जूनियर वर्किंग लेवल पे आप यू आर नॉट एक्सपोज टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ले, जैसे डिविजनल रेलवे मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर, इन पोस्ट पे जब आप आते हैं तो फिर आपको पॉलिटिक्स से डील करना पड़ता है। जी। और पावर शिफ्ट में कभी कभी इंस्टेंसेस हुए हैं कि रेलवे मिनिस्टर और चेयरमैन रेलवे बोर्ड में पटरी नहीं हुई फॉर सम रीजन। तो उसमें देखा गया अल्टीमेटली चेयरमैन रेलवे बोर्ड को ही जाना पड़ा, ऑब्वियसली बिकॉज पॉलिटिकल मास्टर्स। बट बाय एंड लार्ज पॉलिटिक्स का इतना कोई बुरा असर रेलवे पे नहीं है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। जी। अभी याद आ गया आपने एक सवाल पूछा जो कम पूछते हैं लोग। तो जब मैं जनरल मैनेजर था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जी, तो वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सामने एक दिन मेरे चीफ इंजीनियर ने कहा कि आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। विद इन डेज ऑफ माई ज्वाइनिंग तो वो एक झाड़ जंकाड़ बड़ा वाइल्ड ग्रोथ और थोड़ा सा आगे बढ़े, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ठीक सामने था। थोड़ा आगे बढ़े तो इट बिकेम वेरी स्मेली ऑल्सो, स्टिंकिंग टू सेवेंथ हेवन। और फिर जैसे ही हम उस वाइल्ड ग्रोथ से बाहर निकले तो सामने देखा एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी। जी। मैंने कहा ये क्या है? तो वो हंसते हुए बोला कि साहब कई जीएम आए चले गए, उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे कोई लेक है। मैंने कहा है तो ये लेक, इसको क्या कर दिया तुम लोगों ने, ये तो मर रही है। तो उसने कहा हाँ साहब, ये 40 साल पहले यहाँ पेलिकन आती थी झुंडों में। तब से यहाँ पे ये ऑथराइज अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, रेलवे की नहीं। वो उनका स्यूअर सब इसमें आप डंप करते हैं वो, और ये मर रही है। तो ये वाटर बॉडी का ये हाल है। मैंने कहा पहले तो ये वाटर बॉडी मत बोलो, ये लेक है जी। और दूसरा अब हम लोग इसको ठीक करेंगे। मैंने कहा पहला काम आप ये करिए कि जितने ये सीवर इसमें आ रहे हैं इसको आप आज ही बंद करा दीजिए। बोलेगा अब इसमें पॉलिटिकल बहुत। मैंने कहा पहले बंद करो फिर देखा जाएगा। तो खैर उसने वो बंद किया। अब उसका जो सीवर का फ्लो था, वो जो भी कॉलोनीज थी वहाँ बैक फ्लो हुआ उसका, और इट बिकेम पॉलिटिकल। वहाँ एमपी थे AIDMK के और MLA थे DMK के जी। इस इशू पे दोनों एक हो गए। और उन्होंने कहा आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पोलाइटली बात की। मैंने कहा देखिए इस लेक में तो सीवर नहीं आएगा। जहाँ तक आपका प्रॉब्लम है, रेलवे के पास CSR तो होता नहीं कि मैं डायरेक्टली आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूं, लेकिन इंडस्ट्री में हम लोग की एक गुडविल है। मैं देखूंगा कितनी मदद कर सकता हूं आपको, लेकिन सीवर तो इसमें नहीं आने दूंगा। तो खैर वो मैटर रिजॉल्व हुआ, सीवर वहाँ नहीं आया। वो लेक रिवाइव की गई गवर्नमेंट एफर्ट से, वो जिंदा हुई जी। उसके अगल बगल हम लोगों ने पाथवे बनाया, पिकनिक स्पॉट बनाया, वो सेल्फी स्पॉट बन गया, वहाँ बोटिंग होने लगी। और अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ तो आपको पिक्चर नहीं दिखा सकता, अब वो 40 साल बाद अब वहाँ पे पेलिकन के झुंड आते हैं और वो क्या वाटर साइट। तो ये जो है, और 2019 में मैं रिटायर हो गया था तब तक जी।
चेन्नई शहर में बहुत वाटर क्राइसिस हुई और सारी वाटर बॉडीज सूख गई। लेकिन मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आईसीएफ की जो लेक थी उसमें रीजनेबल लेवल पे पानी था। ये तो पॉलिटिक्स से डील करने का, भाई पॉलिटिक्स से डील करने का तरीका है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो लोगों की गुडविल चाहिए, तो वो लोगों के इशू उठाएंगे और आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते, आपको उसको टैक्टफुली ही डील करना है। जी सर, लाइक मेरा अगला सवाल वही था, काइंड ऑफ इस टाइप का ही था, बट शायद कोई और इंसिडेंट हो। आपने इतना लंबा टाइम लाइक दिया है इंडियन रेलवेज को, जी। ऐसी कोई चीज़ इसके सिवा जो आपको किसी दिन आप अच्छे से पीसफुली बैठे हैं और आपको स्माइल करा देते हैं? काइंड ऑफ आपने दोनों ये तो जैसे लेटेस्ट पोस्टिंग तो आईसीएफ की थी 2.5 साल, जी। 2 साल 5 महीने, तो वहाँ की नहीं बताऊंगा, जैसे आपने कहा शायद और जगह बता चुका हूँ। अब आपने सवाल पूछा है तो ऑब्वियसली देखिए 38 साल में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं। मैं इस समय याद आ रहा है आपको बताता हूँ। जी। अभी मेरी 2-3 साल की सर्विस हुई थी बंगाल में, ईस्टर्न रेलवे में। मैं एक डीजल मेंटेनेंस शेड का हेड था। मेरे ख्याल से 600-700 आदमी काम करते थे वहाँ। तो एक आदमी तकलीफ में था, ऑब्वियस था तकलीफ में था। तकलीफ में मैं नहीं जाऊँगा, तकलीफ में था और वो ट्रांसफ़र चाहता था कलकत्ता। वो मेरे पास आया, उसने बताया ये तकलीफ है। मैंने कहा तो मेरे को कलकत्ता ट्रांसफ़र चाहिए, आप करा दीजिए। उसमें कुछ इशू था एक टेक्निकल, जिसकी वजह से होना मुश्किल था और वो मेरे हाथ में भी नहीं था, वो हेड ऑफिस के हाथ में था। तो भाई आम तौर पे जैसा आदमी अवॉइड करता है कि कौन इस झंझट में पड़े, मैंने कहा भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। आपका केस तो ठीक लग रहा है लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। तो उसने कहा कि साहब ठीक है, अब वो बात नहीं है अफसरों में। और एक अफसर, उनका नाम लिया, उनको एक्स बोलते हैं, एक्स साहब से भी मुझे एक काम पड़ा था। मैं उनके पास गया, काम मेरा जेन्युइन था। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा काम होगा, और अगर नहीं हुआ तो एक कुत्ता पालना और उसका नाम रखना एक्स। ओके। मैंने सुन के, और फिर वो चला गया ये बोल के। तो मैंने मन में सोचा कि यार ये तो अब एक कुत्ता पालेगा और उसका नाम रखेगा मणि। जी। तो मैं अगले दिन गया कलकत्ता हेड ऑफिस। मैंने भाई अब बड़े अफसरों से कहा कि साहब ये काम तो होना ही है। हाँ। उन्होंने कहा दिक्कत है ये वो। मैंने कहा नहीं, ये तो अब होना ही है, वरना मैं ये नहीं बताया, मैंने सोचा वरना मैं तो कुत्ता हो जाऊंगा। तो वो हुआ काम। फिर वो आदमी मुझसे मिलने आया, बोला थैंक यू और बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपसे ऐसे बात की मैंने। मैंने कहा नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो और तुमने कुछ सिखा दिया है मुझे, बात यहीं पे ख़त्म करो। उससे ये सीखा मैंने कि आप के जो काम करते हैं आपके साथ, आपके अंडर में हैं, जो भी हैं, उनके लिए आप अगर लीडर हैं तो उनकी तकलीफ सुन के उसको दूर करना आपका काम है। अगर आपके डोमेन, आपके पावर में नहीं भी है तो भी आपको आगे बढ़ के कोशिश करनी है कि वो काम आप कराएं। कोशिश करिए, हो सकता है ना हो, पर कोशिश करने से ही बचते हैं हम लोग। तो ये उस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि ये आपका काम है और आप इससे बचिए मत। अगर आप ट्रू लीडर हैं, अगर आप लीडर नहीं हैं तो आप हर चीज़ के 1000 बहाने हैं। तो अभी भी उस इंसिडेंट को जब मैं सोचता हूँ, वो अक्सर हर महीने एक बार तो याद आता ही है कि वो जाते जाते उसकी स्माइल, जब मैंने कहा यार बात ख़त्म करो तो उसने स्माइल की, वो चला गया, तो वो याद आता है मुझे। गॉट इट। इंडिया में हर तबके के लोग हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। जी जी बिल्कुल। इन सब में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो जनरल डब्बों में भी टिकट्स नहीं लेती है, काफ़ी लोग हैं जी। और तो एक ऐसा सवाल आता है, लाइक काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये सब के बीच में क्या एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन की ज़रूरत है या फिर थी इंडिया को? आपने जब सोचा इस चीज़ को, लाइक आपने कंसेप्शलाइज तो बहुत पहले कर लिया होगा। जी देखिए, ये सवाल अनलाइक द अर्लियर वन, ये सवाल अक्सर पूछते हैं लोग मुझसे। जी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ है। पहले मैं वंदे भारत या हायर एंड ट्रेन्स की बात करूँ, एक आपके पास क्लाइंटेल है जिसको बढ़िया ट्रेन चाहिए
आप उसको थोड़ा ज़्यादा फेयर भी लेंगे, जैसे वंदे भारत का फेयर ज़्यादा है, जी तो भी वो अवेल करेगा, प्रोवाइडेड आप उसको 2-3 चीज़ें दें। एक तो कट डाउन इन ट्रैवल टाइम, जी। और फिर एक गुड ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो इन दोनों में काफ़ी कुछ हुआ है। ट्रैवल टाइम उतना कट हो नहीं पाया बिकॉज ट्रैक इम्प्रूव नहीं हुए हैं, पूरी पोटेंशियल पे ट्रेन नहीं चलती, लेकिन कंफर्ट एंड दैट गुड ट्रैवल एक्सपीरियंस कुछ हद तक है इसमें। तो रेलवे की अर्निंग बढ़ेगी उससे, जी। तो ये इसकी ज़रूरत है और लोग हैं जो इसको अवेल करेंगे। अभी स्लीपर वर्जन नहीं आया, जब स्लीपर आएगा तो ट्रूली ओवरनाइट बना के बहुत पॉपुलर होगी। और इसका फ़ायदा एक और है जी। जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं हायर एंड ट्रेन्स की या ऐसी ट्रेन्स के बारे में, कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एयर और रोड के मुकाबले 6 से 8 टाइम्स ग्रीनर है। इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में सबसे कम है। तो कीपिंग फ्यूचर इन माइंड, रेलवे को इनकरेज करना सरकार का धर्म है और सरकार कर रही है। जी। अभी तो जी फ्रेट पॉलिसी शायद से लेके हाँ, गए थे। तो वो अगर अब मैंने जो कहा ट्रू ओवरनाइट एक्सपीरियंस, आप राजधानी ले लें, अभी 5 बजे चलती है, अगले दिन 9 साढ़े 9 पहुंचती है, तो वो ट्रूली ओवरनाइट नहीं है। अगर आप इसको वंदे भारत की स्पीड पोटेंशियल 160 पे चला के रात 8 बजे चलें, अगले दिन 8 बजे सुबह पहुंचाएं, तो मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि बहुत लोग बजाय एयर के इसको लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें आपका दिन वेस्ट नहीं होगा। 100%। तो इसकी ज़रूरत है, आप उससे फेयर भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। अब आई बात कॉमन मैन की। हाँ। मैं कॉमन मैन में जो टिकट नहीं लेते उनकी बात अभी मत करें, ज़्यादातर तो टिकट लेते हैं लोग। लेते हैं obviously। तो कॉमन आदमी कैसे ट्रैवल करता है आपके सामने है। एक तो रिजर्व स्लीपर क्लास में भी कोई बहुत कंफर्ट अच्छा नहीं है, लेकिन उस जनरल क्लास में आप देखिए उसकी ट्रैवल शुरुआत कैसे होती है। गरीब आदमी पहले तो कोच के आगे लाइन लगाता है। हाँ। वो भेड़िया दसान होती है सीट के लिए, आरपीएफ लगी रहती है, अक्सर डंडे भी चला देती है। उसके बाद एक कोच जिसमें 100 आदमी बैठ सकते हैं, मान लीजिए ऊपर का ले लें तो मान लीजिए 120 आदमी बैठते हैं, उसमें 300 आदमी घुस जाते हैं। हाँ। वो कैसे ट्रैवल करते हैं। तो देखिए, कंफर्ट तो एक चीज़ है, लॉन्ग भाई लोग इस तरह सबर्बन कम्यूटर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं विदेशों में भी, पर वो एयर कंडीशनड होती है। इंडिया में भी मेट्रो और शॉर्ट डिस्टेंस, आधे घंटे 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस की ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे। किस तरह इस कंडीशन में आदमी 24 घंटे 36 घंटे ट्रैवल करता है हमारी कंट्री में, और हम कहते हैं कि हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे अमृतकाल खत्म होने से पहले, 2047 से पहले। तो ऐसा सीन क्या किसी डेवलप कंट्री में दिखाई देता है? अब एक इसका डिफीटिस्ट लॉजिक जो रेलवे वाले भी दें और लोग भी देते हैं, जो आज दोनों तरफ पॉलिटिकल डिवाइड के, वो ये कहेंगे कि इतना कम टिकट का पैसा है, तो इनको ऐसे ही, इसमें जब पैसा नहीं दे रहे तो फिर कैसे ही चलेंगे। ये तो बहुत ही गलत आर्ग्यूमेंट है। सरकार, क्या आप डेवलप कंट्री कहलाएंगे अगर ये लोग ऐसे चलेंगे? तो मेरा सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन कोई रेडीमेड नहीं है मेरे पास। मैं कहता हूँ पहले मन बनाइए कि भारत डेवलप होने जा रहा है, तो हर भारतीय नागरिक डिग्निटी के साथ चलेगा, कंफर्ट बाद में। तो एक आप खड़े हुए लटके हुए इधर उधर, वो तो डिग्निटी तो नहीं है, वो तो आपकी मजबूरी है जी। तो आपको डिग्निटी देनी है, फिर जितनी कंफर्ट आप दे पाए, ये आप मन बनाइए, तो सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन आ जाएगा, आप मन बनाइए। तो ये नहीं हो रहा है, ये बहुत दुख का विषय है। और अब आप वंदे भारत टाइप ट्रेन से पैसे कमाएं, उसमें से और लगाइए यार। नहीं भी वहाँ से कमाई हो रही है तो सरकार बहुत पैसे देने को तैयार है रेलवे को, आप लगाइए, उनको कंफर्ट दीजिए। हर रूट पे चलिए, नॉन एसी एक आध ट्रेन चलानी है चलाइए, 24 कोच की, उसमें माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह जाएं, वो भी बैठ के या सो के, खड़े होके नहीं। और बाकी सब ट्रेन को एयर कंडीशन करिए। हमारी क्लाइमेट में नॉन एसी में चलना, वो भी कि लोहे की ट्रेन में, आप समझ सकते हैं। अब आपके टेम्परेचर में तो काफ़ी जी, तो ये होना चाहिए। पहले मन बनाइए कि ये करना है, सोल्यूशन निकल के आएगा। मेरे को लोग ट्रोल करते हैं कि कैसे होगा, मैंने कहा मन बनाइए, हो जाएगा। पर हम मन नहीं बना पा रहे हैं। तो ये एक, और इसीलिए ये विवाद खड़ा होता है कि आप आम आदमी ऐसे ट्रेवल कर रहा है, वंदे भारत बना रहे हैं। मैं कहता हूँ आप दोनों करिए ना, दोनों करने का आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। जी।
अब आया टिकटलेस ट्रैवल। मैं नहीं मानता कि ज़्यादातर लोग बहुत टिकटलेस ट्रैवल करते हैं। अब परसेंटेज तो नहीं बना सकता मैं, टिकट चेकिंग में मैं बहुत बार गया हूँ। तो अक्सर जो लगता है कि ये टिकट लेस आदमी है, उसके पास टिकट निकल आता है। कुछ ऐसे हैं जो लगते हैं कि नहीं इसने टिकट ले होगी, उसके बाद नहीं निकलता है। तो वो एक मिक्स क्राउड है। उसका सोल्यूशन तो चेकिंग ही है और कोई सोल्यूशन उसका नहीं है। वो इतना बड़ा मुद्दा मैं नहीं मानता। जी वो तो मतलब जी लाइक 150 करोड़ में कुछ। या अच्छा, इनके पास भी जो कॉमन मैन है, आज आप कंफर्ट दोगे उसी कम टिकट पे। भारत अगर डेवलप हो रहा है तो इनके पास भी, इनके भी पॉकेट में और पैसे आएंगे एक दिन। आप तब धीरे धीरे किराया बढ़ाना। मैंने नहीं कह रहा हूँ कि उनको जिंदगी भर आप ऐसे ही ले जाइए, वो भी पैसे आएंगे उसके। हमारी इकॉनमी अगर 2047 तक, अब जो 20 ट्रिलियन या जो भी नंबर आप लगाइए ऑलरेडी होगी, 4 पहुंच चुका है। हाँ 4 पहुंच गया, तो हम 20 की बात कर रहे हैं, आप 25 की बात, जो भी बात करें आप, तो इनकी इनकम लेवल में भी 3-4 गुना बढ़ोतरी आएगी, जबकि इन्फ्लेशन उतना नहीं होगा। तो इस पे ध्यान देना आज जिससे ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जो इस टाइप जो कोचेज आप बनाते हैं वो फिर 30 साल आपके पास रहेगी। मतलब 2054 में फिर आप ऐसे ले जाएंगे लोगों को, सवाल ही नहीं उठता। इसकी उसकी सोच आज से होना ज़रूरी है। सर एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैंने राजधानी में भी ट्रैवल किया है, तेजस वाले में भी ट्रैवल किया है, शताब्दी में भी ट्रैवल किया है, चेयर कार वाले शताब्दी में ट्रैवल किया है, और वंदे भारत में भी ट्रैवल किया है। एक चीज़ है फॉर एग्जांपल कि स्पीड जनरली मुझे शताब्दी और वंदे भारत की ऑलमोस्ट एवरेज सिमिलर मिली। आपने जब कंसेप्चुलाइज किया होगा और इसकी टॉप स्पीड 160 की है, दुख होता है सर कि ये 80 पे चल रहा है, 100 पे चल रहा है, ये वही चीज़ पे ज़रूर होता है। जब हमने कॉन्सेप्ट हम लाए थे तो हमारे पास कोई डायरेक्शन तो कहीं से था ना कोई किसी तरह का कोई आदेश था कि आपको बनाना है। तो हमारी टीम ने मिल के सोचा ये बनाना है, तो हम लोगों ने उसको कंसेप्चुलाइज किया कि ट्रेन सेट होगी, उसमें इंजन नहीं हो, लोकोमोटिव नहीं होगा, इक्विपमेंट सब नीचे होगा, ऊपर सब पैसेंजर एमिनिटीज़ होंगी। 180 पे टेस्ट होगी, 160 पे चलेगी दिल्ली से भोपाल के बीच में, जहाँ पे 160 का ट्रैक है। कोंकण रेलवे को भी कहते हैं 160 के लिए बनी है, पर 160 पे कोई ट्रेन चली नहीं है, वहाँ न क्लियरेंस है। और ये 2016 की बात है जब हम लोग सोच रहे थे, और ये उम्मीद थी कि जब तक ये ट्रेन बनेगी और ज़्यादा नंबर में बनेगी, तब तक बहुत से सेक्शन में 160 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि काम चालू हो गया था उसका। तो वो हुआ नहीं। अब जो भी टाइम आपका बचता है कंपेयर टू शताब्दी और राजधानी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो शायद स्टॉपेज कम है, और दूसरा एक्सेलरेशन इसका इन ट्रेनों से बहुत फास्ट है। तो जहाँ आप रुके फिर चले, या स्पीड रिस्ट्रिक्शन आया बीच में, वो जो होते हैं बहुत से, उसमें हर ऐसी सिचुएशन में ये टाइम बचा लेती है अपने एक्सेलरेशन से। इसलिए ट्रैवल टाइम कम हुआ। जितनी उम्मीद थी उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ट्रैवल टाइम, जैसे चेन्नई से बैंगलोर के बीच में 25 मिनट कम हुआ, शताब्दी और इसके बीच में। बहुत कम लगता है, अगर ट्रैक ठीक हो तो ये घंटे भर का फर्क हो सकता है, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ तो टाइम कम हुआ। तो दुख तो होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और स्पीड से होना चाहिए था। अभी भी वो स्पीड नहीं आई है। अब 160 मुंबई अहमदाबाद सुनते हैं कि इस साल कभी हो जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट सवाल वही था एक्चुअली जी कि मुंबई अहमदाबाद का जो ये पूरा वाया सूरत जो बुलेट ट्रेन बनने वाली है, इसका क्या, लाइक आपने जब फर्स्ट टाइम सुना कि बुलेट ट्रेन इंडिया में आ रही है, वहाँ से और फिर बाद में अभी जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स तो मिलती ही होगी। जी सो कहाँ अटका, लाइक फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन आ ही रही है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले तो 2014 के पहले बुलेट ट्रेन को लेके सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन डिस्कशन होता था कि ये इंडिया को नहीं चाहिए, इसमें इतने महंगी ट्रेन में कौन चलेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, इससे आप बजाय इसके ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो भी सिचुएशन कहीं है मेट्रो में, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत गलत था, क्योंकि देखिए अमेरिका को छोड़ के, जहाँ पे रोड की और
एयर की इन लोग की बड़ी लॉबीज हैं, वो हाई स्पीड ट्रेन बनने नहीं देते। बाकी दुनिया में जो भी डेवलप्ड रेलवे है या इवन सेमी डेवलप्ड रेलवे है या नोरिश कंट्री है जो बहुत अभी अमीर नहीं है, सब जगह हाई स्पीड ट्रेन आ रही है। तो भारत ही एक एक्सेप्शन क्यों हो? तो खैर डिबेट एंड हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा नहीं भाई ये होना है। जापान से उन्होंने मदद मांगी, जापान ने लोन देने को तैयार हुआ और ये काम शुरू हुआ। ये काम अटक गया जब ठाकरे उद्धव जी की सरकार आई तो वो काम पीछे हो गया लैंड एक्विजिशन का। अब जो भी पॉलिटिकल रीजन रहा वो काफी पीछे हो गया जी। और जैसे ही उनकी सरकार हटी, ये प्रेजेंट सरकार फेवरेबल सरकार आई तो काम फिर स्पीड पकड़ गया। आपकी बात सही है कि 2014 का अगर शुरुआत है तो 2021 तक बन जानी चाहिए थी। 6-7 साल में हो जाता है इतना काम जी। अब हमारी 2029 तक हो जाए तो बड़ा अच्छा है, इससे पहले नहीं होने वाली। ये जो 2027 में बोल रहे हैं ये लोग कि अहमदाबाद से सूरत चला देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अहमदाबाद सूरत के लिए हाई स्पीड ट्रेन अलग से बनाना, वो जो भी हो जाए, चले ना चले। हाँ बिजनेस रूट है बट इतना भी इतना उसके लिए डिस्टेंस इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा टाइम में। और अभी और कंट्रोवर्सी भी सुन रहे हैं कि वो ट्रेन खरीदने में दिक्कत हो रही है इन लोग को। जापान बहुत पैसे मांग रहा है, तो वो तो पता होना चाहिए था जी। ये इंटरेस्ट फ्री लोन कुछ नहीं होता, सॉफ्ट लोन और ये सब। जब आपको इंटरेस्ट फ्री टाइप का वेरी लो इंटरेस्ट लोन मिला तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन आमतौर पे हर जगह रहती है और रहनी चाहिए। भाई एक कंट्री का टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसमें ये था कि 30% सामान आप जापान से लेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग का काम बहुत कुछ इंडियन कंपनीज ने किया। ट्रेन्स का और सिग्नलिंग का ये हुआ कि ये जापान की कंपनी से ली जाएगी। अब उसका टेंडर हुआ या होने वाला था, जो जापान ने रेट मांगा वो एग्जॉर्बिटेंट। मैंने जो सुना है अनऑफिशियली वो तो अब आपका तरीका क्या, आपको लेना उन्हीं से पड़ेगा, वरना तो इन्होंने ये कहा कि भाई आईसीएफ 240 किलोमीटर की ट्रेन बना दे। एक तो 240 से काम नहीं होगा, आपने 350 यानी 320 पे ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक बनाया है। दूसरा आईसीएफ को 240 किलोमीटर की ट्रेन पर आवर 240 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनाने में 3 से 4 साल लगेगा। इन्होंने कहा इस साल बना दो जी। तो वाहियात बात है जी। वो तो बन ही नहीं सकता। अभी तो आप ये देखिए जो वंदे भारत 2018 में बनी जी, वो वही है अभी। उसमें कुछ आपने रंग बदल दिया, इधर उधर कोई छोटा मोटा फ्रिल लगा दिया, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हम कर नहीं पाए। तो आईसीएफ में वो मादा है कि कर सके 240 का विद हेल्प ऑफ कपल ऑफ कंसल्टेंट्स, लेकिन 3 से 4 साल लगेगा उसमें। तो हम इस आईसीएफ से करा के ये जापानी डर जाएंगे, ये तो गीदड़ भभकी ही होगी, वो कोई नहीं डरेंगे। आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा उनसे। जापानियों के साथ मोदी जी का बड़ा अच्छा एक रैपो रहता है, तो करिए इसको जितना कम करा सकें। कम ट्रेन खरीदनी तो आपको पड़ेगी जापान से। काइंड ऑफ ये उनका सपना भी था जब वो सीएम थे शायद से, तब से उनका और ये शायद से स्टेट प्रोजेक्ट है जी। वो इसीलिए इमीडिएटली आते उन्होंने डिसीजन लिया। तो भाई लीडर ने डिसीजन लिया, लेकिन जो सपोर्ट जो करने वाले हैं उनमें वो एक्साइटमेंट नहीं है, बाबूगिरी है, सब कुछ है। बीच में लैंड एक्विजिशन के बारे में आपको बताया। अब आप सोचिएगा 2029 में बनती है ना, 15 साल में कंप्लीट होती है। प्रोजेक्ट का आधा दम निकल जाता है अगर इतना टाइम लगे। हमने बचपन में सुना था, मतलब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब तक, तो लग रहा है भाई अब बहुत जोर लगा के 2028 तक हो जाए, आई बी वेरी हैप्पी। लेकिन मेरा एस्टिमेट है कि 2029 तक ही हो पाएगा ये। और ये ट्रेन का अलग नया कंट्रोवर्सी आ गया है, होप इट इज रिजॉल्व्ड। सर वंदे भारत बनाते समय जी क्या क्या मतलब पॉलिटिकल या फिर बाद में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आए थे उस टाइम पे, लाइक फंड्स वगैरह? जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी बोला कि जापान से प्रोक्योर करने में शो हो रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं देखिए जी। तो एक तो जब से ये सरकार आई है तो फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया है। ओके। इसकी शुरुआत इन्वेस्टमेंट इन रेलवे के फाइनेंशियल हालत ख़राब हो रही है, ख़राब तर हो रही है। पहले जो थी उससे भी ख़राब है। यानी कि जितने कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है ऑलमोस्ट, या उसके बराबर होता है। अपना सरप्लस जनरेट नहीं करती रेलवे। लेकिन इस सरकार ने कहा कि भाई रेलवे कंट्री के लिए ज़रूरी है, ग्रीनर है, क्लीनर है, चीपर है, तो हम रेलवे में पैसा लगाएंगे। अलग इनके अलग से आइसोलेशन में फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे, और वो पैसा लगता जा रहा है, हर साल बढ़ रहा है।
प्रभु जी के टाइम में शुरू हुआ था जब वो मंत्री थे। तो फंड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहली चीज ये तो समझ लीजिए, फंड कोई इशू ही नहीं था, नंबर 1। ये चूंकि नई टाइप की ट्रेन थी, अभी इस सरकार ने एक और काम किया, जीएम्स को पूरा एम्पावर कर दिया है फॉर स्पेंडिंग व्हाट एवर मनी यू वांट। इफ यू हैव अ बजट, कोई फाइल रेलवे बोर्ड नहीं जाएगी। वो भी एक बड़ी फेवरेबल सिचुएशन थी। ओके। तो लेकिन चूंकि ये नई टाइप की ट्रेन थी, इसमें कोई इंजन नहीं था, 180 किलोमीटर पे चलनी थी और बड़े फीचर्स थे, तो इसमें एक ठप्पा रेलवे बोर्ड से चाहिए था। तो वो एक चीज थी जो चैलेंज बनी, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था वो सैंक्शन रेलवे बोर्ड से। ओके। अच्छा, और फंड का कोई प्रॉब्लम मैंने बताया नहीं था, पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये एक केवल ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम कहिए, मतलब रेलवे बोर्ड से उसका ठप्पा नहीं मिल रहा था कि ठीक है आप ये ट्रेन बनाइए। फिर कैसे मिला सर वो चीज़? वो जी हाँ, वो स्टोरी कई बार सुना चुका हूँ मैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, मैं वो भी सुना। नहीं, ऐसा था कि एक तो ये नई ट्रेन थी, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है या इलेक्ट्रिकल, इसमें झगड़ा, क्योंकि ये ना ट्रेन है ना लोकोमोटिव है, बीच की चीज़ है। ये झगड़ा चल रहा था बहुत पहले से, बात होती थी ऐसी ट्रेन बनाने की, पर इसका माई बाप कौन है। तो ये एक नैरो डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था। देश को क्या चाहिए वो बाढ़ में जाए। और दूसरा, इंपोर्ट लॉ भी होती है। तो लोग कहते थे हमसे कहाँ बनेगी, इसको ऐसी ट्रेन आनी चाहिए लेकिन इंपोर्ट होनी चाहिए। इंपोर्ट के अपने फायदे हैं, आपको पता ही है। तो इस बैटल में पड़ा था ये 10-15 साल से। तो जब प्रपोजल हमारा गया तो वही स्केप्टिसिज्म, क्रिटिसिज्म, ये हुआ कि ये पब्लिसिटी सीख कर रहे हैं, ये अपने रहते कहाँ बना पाएंगे, 2.5 साल भी से भी कम है इनके पास, वो सैंक्शन मिल नहीं रहा था। ओके। तो नवंबर में हम लोग ने प्रपोजल भेजा और मार्च 17 हो गया, नवंबर 16 में भेजा, मार्च 17 में एक रेल शिविर हुआ था नवंबर में, बहुत बड़ा, 5,000 आदमी आए थे उसमें, सारे हिंदुस्तान से, मंथन करने, सोटू से। प्राइम मिनिस्टर का वर्ड है ना, मंथन होना चाहिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो वो तो ब्रह्म वाक्य हो गया, वो मंथन होगा। अब उसमें क्या मंथन हुआ क्या नहीं, वो अलग चीज़ है। मैंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है, बहुत ह्यूमरस ढंग से, लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन असलियत यही थी। उस मंथन में ये भी एक प्रपोजल था कि कई हॉल थे, उसमें प्रेजेंटेशन हो रहे थे, उसमें ये भी था। ये था कि उसमें से 8 अच्छे चुन के प्रधानमंत्री के सामने किए जाएंगे, तो उसमें इसका नंबर कहीं नहीं लगा, इधर उधर पड़ा रहा। तो मतलब वो वहाँ चूज नहीं किया गया, पड़ा बोर्ड में। तो मैं चेयरमैन के जब अगले दिन सैंक्शन आने वाला था, उससे एक दिन पहले चेन्नई से, मैं बाहर ही था एक्चुअली, दिल्ली पहुँचा और बिना कोई इनविटेशन या इंटीमेशन के मैं उनके घर पहुंच गया। चेयरमैन मित्तल साहब थे जी, अब वो नहीं रहे, गॉड ब्लेस हिज सोल। वहाँ जाके मैंने कहा कि साहब हम लोग बना चाह सकते हैं, आप जानते हैं। बोले हाँ, तो बनने नहीं, और लोग मुझे रोक रहे हैं, बनने नहीं दे, बोल सैंक्शन देने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा करिए साहब कि आप जो इम्पोर्ट करना है करिए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। 2 ट्रेन बनाने का हमें ठप्पा दे दीजिए। फिर मैंने उनका पैर पकड़ लिया, मैंने कहा आप जब तक नहीं आप दोगे मैं नहीं जाता। अब लोग मुझसे पूछते हैं आज कि क्या वाकई आपने पैर पकड़ लिया था उनका? तो मैं कहता हूँ कि भाई इतनी अगर उत्सुकता है जानने की तो ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा उत्तर। असली बात यह है कि स्पिरिट ये है कि देखिए, जब आप कोई किसी चीज़ में आप अगर आपको प्राइड है जी, तो आप इट इज़ अ फीलिंग ऑफ, इट इज़ फील गुड। आप सबको अच्छी नज़र से देखते हैं, खुशी से देखते हैं। और एक वैनिटी होती है एक चीज़, अब ये प्राइड तो हुआ गर्व, और वैनिटी हुआ ये अहंकार। आप सबको डाउन करके अपने को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, दोनों में फ़र्क है। तो जब पैर में उनका पकड़ रहा हूँ तो मैं अपनी प्राइड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कागज़ लेके जाऊंगा अपने लोगों के बीच में, इतनी अच्छी टीम थी, और मैं कहूँगा देखो भाई मैं ये ले आया, आप काम शुरू करो। और वैनिटी, अहंकार का क्या है, आपका अहंकार कल को कोई भी तोड़ देगा, क्योंकि अहंकार तो एक जो है बहुत ही ब्रिटल चीज़ है जी, किसी बेसिस पे नहीं होती है, अपनी ईगो से पैदा होती है।
तो उनका पैर पकड़ के अगर मैं अपना अहंकार कम कर रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है, कोई ना कोई तो कल को कर ही देगा। और हुआ यही, उनको सैंक्शन मिल गया उनसे, उन्होंने सबको ओवर रूल करते हुए उसी दिन चिट्ठी बनवा दी कि आप चलिए बनाइए 2 ट्रेन आप बनाइए। ओके जी, तो यही सब एक चैलेंज सबसे बड़ा तो यही था जो इस तरह से पूरा हुआ। सर, इस वंदे भारत ये जो मतलब पूरा ट्रेन है अभी तक, ये अभी तक प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं? देखिए, ये अच्छा सवाल किया आपने। मेरा जो एस्टिमेट है, जी। देखिए कई 3 चीज़ आएंगे ना इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आया, ऑपरेशन कॉस्ट भी लेना होगा, उसका और ट्रेन के मुकाबले थोड़ा कम ही होगा क्योंकि इसमें रिवर्सल वगैरह नहीं है, और अर्निंग, ये सब का डेटा लेके आप निकालिए कि इंडिविजुअल लेवल पे ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। मेरी ऐसा एस्टिमेट है मेरा कि जो ट्रेन्स 85% ऑक्यूपेशन या उससे ऊपर चल रही हैं वो प्रॉफिटेबल है, जो 85% से कम है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगह चलाई गई हैं जहाँ पे 85% नहीं हो पाता है। तो और ये कोई मुश्किल काम नहीं है वो सेक्शन चूज करना जहाँ पे क्लाइंटेल 85% की मिले। जैसे केरला में 100% से ऊपर है। अब आप कहेंगे कि 100% से ऊपर कैसे हो सकता है, वो एक पॉइंट ए से बी गया, कोई बी पे दूसरा आ गया, सी तक गया, तो वो 2 गिन लिए जाते हैं। तो ओवरऑल क्या बनेगा मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ट्रेन वाइज मैं बता सकता हूँ कि कौन सी प्रॉफिटेबल है कौन सी नहीं प्रॉफिटेबल है। जहाँ 85% से कम ऑक्यूपेशन है आप मान लीजिए कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर बोलते हैं कि रेलवे अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग वेंचर है। ओके, कोई बोला जाता है कि मतलब जैसे आपने कहीं बोला कि लोगों को केटर करने के लिए फ्रॉम द लोअर क्लास एज वेल, तो टिकट सस्ती करी जाती है, जो ओरिजिनल रेट है उस पर नहीं बिक रहा है। सो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो यही होगा कि भाई टिकट प्राइस ही कम है, बट रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या करा जा सकता है? व्हाट स्टेप्स? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ना चाहिए, सब बोलेंगे, क्योंकि जितना खर्च होता है उससे कम अर्निंग होती है। रेलवे अपने टिकट पे लिखता है कि इस टिकट का परसेंटेज है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 55% रेलवे देती है, 45% ही आप दे रहे हो, ऐसा कुछ। तो बात सही है। इवन इन राजधानी वो ओवरऑल ये देते हैं, ट्रेन वाइज नहीं देते हैं। तो अब देखिए ना, राजधानी आई एम श्योर इज प्रॉफिटेबल, बट राजधानी इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट। तो पॉलिटिकली फेयर बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है मैं बता दूं। केवल AC3 और AC चेयर कार 2 ही ऐसे डिब्बे हैं, क्लास हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं। तो AC सेकंड, AC फर्स्ट और जनरल और स्लीपर सब लॉस मेकिंग है। तो अब आप बताइए, AC फर्स्ट में प्रॉफिट नहीं होता है तो AC फर्स्ट मत चलाइए, वो प्लेन से जाएगा आदमी। AC फर्स्ट वाले को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं आप? AC फर्स्ट का किराया प्रॉफिटेबल लेवल पे लाइए, लोग अगर नहीं चलते हैं तो ना चलें, आप AC फर्स्ट बंद कर दीजिए। सीरियस नोट, जैसे आपने बोला मैं 1-2 चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसा है कि रेलवे तो आपको बढ़ानी है ही, क्योंकि क्लीनर और ग्लीनर है, और पॉलिटिकली अफेयर बढ़ाना आसान नहीं है। लोअर क्लास का अभी नहीं बढ़ा सकते, मैं खुद कह रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कैसे अर्निंग होगी? फ्रेट से ही होगी। फ्रेट रेट्स हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। ये एक कोनंड्रम है यहाँ भारतीय रेल के लिए, फ्रेट का रेट बढ़ाया मतलब आपकी फ्रेट अर्निंग कम हो जाएगी। तो आपको फ्रेट में और हायर एंड पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट में नई नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, जिससे फ्रेट की अर्निंग बढ़े और हायर एंड ट्रेन से बढ़े, वो इसको सब्सिडाइज करे लोअर क्लासेस को, और रेलवे कुछ प्रॉफिट में आए। तो हो सकता है इसमें एक नई सोच की ज़रूरत है। तो मतलब ये जो जनरल स्लीपर ये वाले हैं, ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं तो कहता हूँ सारी ट्रेन AC अनटिल हो जाए अर्निंग्स बढ़े लोगों की। तो नहीं, सारी ट्रेन AC हो जाए तो उसमें खर्च और बढ़ेगा। उनको भी मैं कहता हूँ कि आप प्लान बनाइए कि 10 साल में प्रॉफिटेबल करेंगे। पहले नहीं कर पाएंगे, आप बढ़ा नहीं सकते फेयर। एक एक्शन प्लान तो बनना चाहिए, क्योंकि वो करना होगा आपको। रेलवे तो कहीं जाती नहीं, सही बात, बिकॉज इट इज़ एनवायरमेंटली सो हेल्पफुल, इट्स चीपर। लेकिन रेलवे तो रहेगी, रेलवे इज़ द फ्यूचर। जितना भी और मोड्स आ जाएं, तो
उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान कि ये कैसे प्रॉफिट में लाई जाएगी बनना चाहिए। बहुत तरीके हैं उसके, अभी पॉडकास्ट में सब कुछ तो क्या बताएंगे, जी। तरीके हैं और एक डायरेक्शन, पॉलिसी डायरेक्शन चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत हुआ है गति शक्ति से। फ्रेट अर्निंग बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, अभी उसका असर अभी तक नहीं आया है, आना चाहिए। तो ये तरीके हैं। आप प्राइवेट ट्रेन का ऑपरेशन, आप लग्जरी ट्रेन्स, हायर एंड ट्रेन्स का ऑपरेशन आप प्राइवेट हाथों में दीजिए, वो भी प्रॉफिट कमाएगा, आप भी कमाएंगे। जनरल जो है बहुत सी सर्विसेज वो अपने हाथ में रखिए, क्योंकि वो तो उसमें प्राइवेट आदमी आएगा नहीं। प्राइवेट ट्रेन चलाने का फ़ायदा ये होगा कि जो सर्विस है ट्रेन की वो प्राइवेट आदमी सरकार से कहीं बेटर करेगा, पैसा थोड़ा ज़्यादा लेगा और रेवेन्यू शेयर करेगा। तो तरीके हैं, बस एक मन बनाने की बात है। वही चीज़ है सर, मेरा नेक्स्ट सवाल उसी में था, आपने लाइक हिंट दे दिया काइंड ऑफ कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो हल्ला आप बहुत सुनते होंगे जी, कि रेलवे बेच दी, रेल बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच अरे नहीं, रेलवे बेच दी, रेलवे बेच दिया। अडानी को बेच दी, इसको बेच दी। जी। अडानी तो है ही नहीं कहीं रेलवे में, हाँ। पोर्ट रेलवे में है, वरना रेलवे के हाँ, मेन चीफ में उनका अडानी है ही नहीं। पार्ले एग्रो का जाता है। हाँ। तो ये एक डिस्कोर्स बना हुआ है, रेलवे बेच दी। क्या बेचा पूछो तो जो डिस्कोर्स वाले वो खुद बता ही नहीं पाते कि क्या बेचा। मैं तो कहता हूँ कि बहुत कुछ बेचने का है जो नहीं बेचा है। यानी कि मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट और पब्लिक का एक हेल्दी मिक्स होना चाहिए, जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जनरल क्लास, लोअर एंड ट्रेन्स, डिफेंस मूवमेंट, इवन कमोडिटी मूवमेंट जैसे फूड ग्रेन्स हो गया या इवन कोल, ये रेलवे अपने हाथ में रखे और पब्लिक में रहे। ये मतलब सरकारी सेवा रहे, ये पब्लिक भी नहीं, रेलवे तो सरकार है। और बाकी चीज़ें फ्रेट में भी और पैसेंजर में आप प्राइवेट को इनकरेज करिए, वो सर्विस बेहतर करेगा, आपको भी रेवेन्यू मिलेगी, उसको भी रेवेन्यू मिलेगी। तो एक बहुत मिक्स अच्छा ज़रूरी है। एक स्पेसिफिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ले लूँ तो आईसीएफ का बंदा हूँ, लेकिन फिर भी जो रेलवे फैक्ट्रीज हैं इनमें आमतौर पे वर्कर्स की तनख्वाह अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वो नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना आसान काम नहीं है सरकार में, तो मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ये मानता हूँ मैं। तो सर लाइक हर एक चीज़ के लिए मतलब एक चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं जनरली। सो व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स जो आपने ड्यूरिंग लाइक जब सैंक्शन वगैरह हो गया, सो वंदे भारत के जब इंजीनियरिंग के टाइम पे जब मतलब काम शुरू हो गया, तो उस टाइम पे कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स थे जो आपने मतलब लाइक इनका तो रखना ही रखना है ख्याल और सही से मतलब करना है इसको कंप्लीट? तो देखिए, इंजीनियरिंग, मैं मामूली इंजीनियर हूँ, जी। लेकिन हमारी टीम में बड़े दिग्गज इंजीनियर्स थे, सालों से एक ही जैसी ट्रेन बनाते, वो भी दे हैड ऑनवी बोर्डम में एक जज्बा था, एक ऑडेसिटी, एक हुस्पा कि कुछ नया किया जाए। तो वो तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि वो मुझे मालूम था कि इंजीनियरिंग चैलेंज तो ये सब ओवरकम कर ही लेंगे। बाकी केवल ट्रेन 18 वंदे भारत नहीं, पूरे आईसीएफ को अगर थोड़ा बहुत भी ट्रांसफॉर्म करना था, कल्चर को, इसके आउटपुट को, तो जो कुछ मैंने ट्राई किया वो अपने सीनियर से ही सीखा, इसमें कुछ भी ओरिजिनल मेरा नहीं था। उस पूरे को अगर समराइज़ करना हो तो मैं अपने चाचा लोगों की मदद लूँगा। चाचा मेरे बड़े बड़े जो पोएट हुए हैं, शायर हुए हैं, अंग्रेज़ पोएट भी, शेक्सपियर, इनकी मदद से मैं आपको 5-6 कोट बताता हूँ जी, जो पूरी स्टोरी कवर करेंगे। पहला तो देखिए, फराज साहब का शेर एक है कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते। तो हम लोग अपने चारों ओर जो भी डिफ़िकल्टीज हैं उसमें, कंसर्न्स में इतने परेशान रहते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो भूल जाते हैं। बड़ा एक सर्कल है कंसर्न्स का, लेकिन इन्फ्लुएंस का एक छोटा सा डॉट है। तो जब इतनी बड़ी फैक्ट्री का इंचार्ज बना तो मेरा हक था, मेरी जिम्मेदारी थी कि एक क्षमा जलाई जाए। दूसरा, एक फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, रेलवे अभी अंग्रेज़ों के टाइम से जो वो कल्चर एक चला जा रहा है, बिटवीन दोज एडमिनिस्टरिंग एंड दोज एडमिनिस्टर्ड, वॉल्स, प्रोप्राइटी, प्रोटोकॉल, ये सब बहुत है।
तो वो दूर करने से काम होता है। अगर आपको मेक ओवर करना है तो उसको यूं समझिए कि जिगर मुरादाबादी साहब ने कहा है कि एक लफ्ज़ से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज़ से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो ज़माना है। इसके अलावा देखिए एक नई चीज़ करनी थी तो उसमें डाउट आता है लोगों को, स्केपगोट कौन होगा अगर नहीं चले। तो हम लोग सक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं? आप किसी चीज़ में लगते हो, अगर आउटकम हो वैल्यू तो सक्सेस हो गया। पर ये मानना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे आप नया चैनल चला रहे हैं, आप अपना पैशन, अपना कमिटमेंट, अपना हार्डवर्क, अपनी लाइफ उसको अगर देते हैं तो आप सक्सीड कर गए जी। अब आउटकम हो सकता है फेवरेबल ना हो जी, लेकिन आज नहीं कल होगा। 100%। तो शेक्सपियर ने कहा है कि वन ऑफ हिज कैरेक्टर्स इज आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स which make us lose the good we oft might win by fearing to attempt। या गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों में बल चले। यानी कि मैंने कहा भाई उनसे कि द डेज ऑफ योर crawling on your feet are over, you will be mounted soldiers, all of us, and we will deliver to the country what it has been waiting for decades। अच्छा, उसके बाद जब काम शुरू हो जाए तो एक बहुत बड़ी गलती होती है हम लोग की कि हम ये मान लेते कि हमको सब कुछ आता है। ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं आता है इज नॉट शेमफुल, ये प्रिटेंड करना कि हमें सब कुछ आता है इज शेमफुल। शेक्सपियर का ही है कि फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। विच मीन्स कि आप मानिए कि ये चीज़ हमें नहीं आती, उसमें कहाँ मदद चाहिए लीजिए, वो जो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में किया कंसल्टेंट्स के थ्रू जी। अब इसके बाद काम जब शुरू हो गया सब कुछ तो बड़े अच्छे से चला। बस ये समझिए, ये भी शेक्सपियर का है कि वी नो, हैमलेट से, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। जो हम अपने से 120-130% ज़्यादा दे सकते हैं वो चैलेंज नहीं लेते हैं, और वो चैलेंज लें तो आप कर सकते हैं। तो सारी स्टोरी बस इसी में रही, और मैं तो एक मतलब टीम पे ही डिपेंडेंट था। उन्होंने बड़ा लग के काम किया 18 महीने और फिर ट्रेन बन के तैयार हुई। सर 18 के साथ एक कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके 18 महीने बचे हुए थे जब सैंक्शन हो गया था। थोड़ा फ़र्क है उसमें, मैं बता देता हूँ। जी। जब सैंक्शन हुआ तो मेरे 21 महीने बचे थे। ओके। और दिसंबर 18 में रिटायरमेंट था। तो मैंने ये कहा कि सबको याद रहे कि मेरे रिटायरमेंट से पहले निकल जाए, नहीं पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं। लोगों को ये भी डर था कि अगर ये बीच में छूट गया, आप चले गए तो अबैंडन कर दें लोग कि क्यों ये मेहनत कर रहे हो, किसने पूछा तुमसे ये करने को, इसमें रिस्क है, नहीं चली तो उसका कौन फंसेगा, उसमें कौन स्केपगोट होगा। रिस्क है, पर्सनल इंटरेस्ट भी जो ट्रेन आप बनाते हो वही और बनाओ। तो मैंने कहा भाई ये इसका एक ही इलाज है कि ट्रेन जो है मेरे रिटायरमेंट के पहले बन जाए, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये याद रहे कि ये ट्रेन कैलेंडर ईयर 2018 में ही निकल जाए मेरे रिटायर होने से पहले, इसका नाम दे देते हैं। तब हम लोगों ने मार्च 17 में इसका नाम दे दिया ट्रेन 18। तो ये 18 की ये स्टोरी है। बाद में फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, अप्रैल में काम शुरू हुआ और अक्टूबर 18 में ट्रेन निकली, 18 महीनों में जी। तो वो एक किस्मत की बात थी। तो ये 18 महीने का इसका जो सिलसिला है ये है। ओके सर, लाइक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल जब, अब मेरे को पता नहीं कितना सच है, लाइक फॉर एग्जांपल जब ब्रेक लगती है इस ट्रेन की जी, तो काइनेटिक एनर्जी से इसका ऑलरेडी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर कहीं ना कहीं ये यूज़ में आती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ओके। डीजल इलेक्ट्रिक लोको दोनों में ये है। अच्छा। डीजल लोको में जो एनर्जी है उसको यूज़, चूँकि ओवरहेड वायर नहीं है, आप उसको किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सिलरीज के लिए अदरवाइज। और इलेक्ट्रिक लोकोज के लिए ये था कि जो जनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी वाइल ब्रेकिंग वो वापस लाइन में फीड कर दिया जाए। वो बहुत एफिशिएंटली हो नहीं पाता, लेकिन प्रोविजन रहा है।
इसमें थोड़ा और एफिशिएंटली उसको किया गया है। इतना ही फ़र्क है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, बट उसको इफेक्टिव करने से इसकी एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई। जब वंदे भारत लाइक उसका एक इनिशियल रन जब स्टार्ट हुआ तब कुछ मतलब ट्राई किया गया कंट्रोवर्सीज में इसको डालने की, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई कैटल के साथ एक्सीडेंट हो गया जी तो बोले कि ये तो कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है, बहुत सा जी थोड़ा चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल सामने से उसका हेड टूट गया किसी वजह से कुछ हुआ, तो उसमें लाइक उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? लाइक कोलिजन जब हुआ तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? दो चीज़ें, एक तो जब ये ट्रेन बन के तैयार हुई इतना लोगों को पसंद आई और पीएमओ तक खबर हो गई और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आया कि भाई अच्छा ऐसी कोई चीज़ बन गई है तो इसको वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाए। जी पर एक लॉबी थी, पहले मैंने बताया जो रोक रहे थे सैंक्शन में, वो एकदम नहीं चाहती थी कि ये ट्रेन बने। अलग अलग रीजन, एक तो वैनिटी, जेलसी, करप्शन, सब तरह के रीजन थे। तो वो लॉबी का हमेशा ये रहा कि ये ट्रेन बदनाम की जाए और ट्रेन बदनाम हो, ये टीम भी बदनाम हो। तो वो उस समय पहली ट्रेन चलने के पहले ये बड़ी कोशिशें हुई, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। और वो कोशिश तमाम, मैंने सोशल मीडिया में पिक्चर देखा कि इसमें आग लग गई और वो फोटो भी बना दी उसकी एक, ये सब चला। तो वो तो खैर जब पीएमओ से आ गया था कि चलनी है तो उनका चला नहीं, ट्रेन चली। बाद में कैटल रनओवर केसेस हुए जी और उसमें एडवर्स पब्लिसिटी आई। अब देखिए ऐसा है कि ट्रेन जब ये डिज़ाइन की गई थी तो ये था कि 160 पे चलेगी और 160 पे चलने के लिए फेंसिंग ज़रूरी है जी तो ये था कि भाई जहाँ ये चलेगी वहाँ फेंस ट्रैक पे चलेगी तो कैटल वहाँ नहीं आ सकता। इसका जो डिज़ाइन है वो टॉप जो कवर जो आप बता रहे थे वो टूट जाता है, उसके पीछे फ्रेम है। ये था कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि वो फ्रेम डैमेज हो और बाद में वो भद्दी सी ट्रेन फिर लगेगी, वो जाते शेड में जाए तो उसको कुछ मेहनत करके वो फ्रेम बदल दिया जाए। इतना केयर लिया गया था। पर ये सवाल नहीं था कि कैटल से रन ओवर हो सकता है, क्योंकि कैटल होनी नहीं चाहिए उस ट्रैक जी पे। हाँ 160 के लिए वो एक कंडीशन भी है। तो चूंकि वो नहीं हो पाया था इसलिए ये केसेस हुए और बदनामी हुई। तो इसमें ट्रेन का कोई दोष नहीं है। जैसे जैसे फेंसिंग पूरी होती जाएगी वैसे केसेस नहीं आएंगे। और मेजर्स भी लिए हैं रेलवे ने फेंसिंग के ऑलरेडी, जहां वहाँ 160 नहीं भी हुआ है वहाँ भी। तो मैं ये कहूँगा अब थोड़ा बहुत आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि कम से कम डैमेज हो। वो शायद हो भी रहा हो अभी, लेकिन मेनली ट्रेन डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसमें आम ट्रेन में देखिए तो आगे काऊ कैचर लगा होता है, आगे एक लोहे का फ्रेम देखेंगे आप, उससे वो कैटल बाहर फेंक देता है। मामूली डैमेज होता भी है तो ड्राइवर चल देता है। इसमें अगर वो आप लगाने जाएं तो इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। तो इसका एरोडायनेमिक एफिशिएंसी भी कम होगी और ट्रेन की खूबसूरती भी जाएगी। तो वो लगाने का सवाल नहीं था। तो ये इसका समरी यही है कि ये तो डिज़ाइन में ही ऐसी थी। सो इट वाज लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म काइंड ऑफ कि मतलब हर ट्रेन में होता है वो फ्रेम, वो लगाने से इसकी शक्ल बदल खराब हो जाती और एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस भी खराब होती, तो एफिशिएंसी कम होती। तो वो नहीं लगाया हम लोग ने। ये था कि भाई चलिए कभी कैटल एक्सीडेंट रन ओवर हो ही गया तो जब शेड पहुंचेगी तो ये कवर बदला जा सके। ये किस्सा है। गॉट इट सर। मर्फीज लॉ, आज हम लोग यहाँ पे भी आए, काफ़ी चीज़ें हुई मतलब हमारे साथ भी। लाइक वो फॉर एग्जांपल जब हम नीचे गए तो मेरा ये फ़ोन भी टूट गया। सो व्हाट कैन गो रॉन्ग गोज रॉन्ग। आपकी इस जर्नी में लाइक हुए तो होंगे मेरे हिसाब से, लाइक किसी दिन निकल पड़े तो ऐसा कोई दिन याद है जिसमें मतलब ऐसा मर्फीज लॉ एक्टिवेट हो गया हो पूरी तरह से? नहीं, एक तो मर्फीज लॉ आमतौर पे लगता है आप ठीक कह रहे हैं जी, पर यहाँ ऐसा हुआ कुछ, इसको तो किस्मत ही बोला जाएगा। जी 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 फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव बोला जाएगा कि इसमें वो इनवर्स लॉ लगा कि व्हाटएवर कुड गो रॉन्ग डिड नॉट गो रॉन्ग। इंस्टेंसेस कुछ हुए, जैसे ट्रांसफॉर्मर एक आता था, वो 4 फ्रांस से आने थे, बाकी इंडिया में बनने थे। तो जो फ्रांस से आने थे वो हम लोग के बहुत बोलने के बावजूद वो तस से मस नहीं हो, वो पूरे सिस्टम से काम करें। हम लोग तो शॉर्टकट लगा रहे थे, ट्रेन किसी तरह निकले, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं हो रहा था, वरना बनती नहीं 18 मंथ।
क्वालिटी पे ध्यान ज़रूर था, लेकिन उतना सिस्टम से काम करने का स्कोप नहीं था। तो वो, लेकिन वो फ्रांसीसी लोग माने नहीं, वो अपनी स्पीड से चले। बहुत अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने दिया, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता था कि इनकी वजह से ये ट्रेन दिसंबर 2018 से पहले नहीं निकलेगी। खैर वो फिर वो एक हमारा प्रेशर रहा, हर तरह से वो हो गया। पर ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें की कोई चीज़, सब लक की बात है, होता है। आप कह रहे हो इसमें नहीं लगा मर्जी। सर एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट डे था एट वर्क, काफ़ी लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पापा जब रिटायर हुए, ज़्यादा समय अपने डेस्क वगैरह को छू के निकलते हैं, मतलब काइंड ऑफ होता है। तो फर्स्ट डे एट वर्क आपका एंड लास्ट डे एट वर्क, दोनों दिन आपको याद है? हाँ याद है। तो फर्स्ट डे ऑफ वर्क, एक अड्डाल एक जगह है ईस्टर्न रेलवे में जी, वहाँ एक छोटा सा कारखाना था, उसमें असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर ही इंचार्ज होता था। उसके बॉस कलकत्ता में बैठते थे, लीलुआ में। और मुझसे पहले जो EWM थे उनको मैन हैंडल किया गया था। वहाँ बड़ा वायलेंट सा एक वर्कशॉप था, आइसोलेटेड, किसी बात से उनको मैन हैंडल किया गया था। फिर कुछ दिन रहे, फिर वो स्ट्रिक्ट थे वो, शायद यही रीज़न था उनको स्ट्रिक्टनेस की उन्होंने, तो लेबर को पसंद नहीं आया। तो मैं जब पहुंचा तो एप्रीहेंशन बहुत था कि मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे पिटाई हो जाती है और कोई पुलिस से मदद मिलती नहीं है बंगाल में। तो वो एक एप्रीहेंशन था। लेकिन मुझे याद है जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं बंगला बोल लेता हूँ टूटी फूटी, बंगला में ही थोड़ी बात करने की कोशिश की, तो एक वेलकम दिखा मुझे समहाउ। तो वो एप्रीहेंशन मेरा धीरे धीरे पहले ही दिन ख़त्म हो गया कि ऐसा नहीं है, चल जाएगा। वो याद है मुझे। और दूसरा, और वो खाना, फॉर एग्जांपल वो आइसोलेटेड जगह, हम अकेले ही रहते थे, तो कैंटीन से ही खाना मंगाया। तो वहाँ रोटी बनती नहीं थी, केवल चावल बनता था, चावल के साथ मछली जी। तो वो एक पूरी मछली वो चीज़ पहले नहीं गई कभी, हम लोग खाते थे जी। तो वो मुझे याद है पहले दिन पहले मैंने देखा कि यार ये पूरी मछली इसको कैसे खाया जाए। तो खैर खाया वो मैंने, और फिर बड़ी अच्छी लगने लगी जी। फिर रोज वही खाते थे। तो पहला दिन मुझे याद है वो लंच, और लोगों का एटीट्यूड अच्छा रहा जी। लास्ट डे। तो वो ट्रेन 18 वंदे भारत की गर्मी चली रही थी, और तमाम हम लोगों ने इसकी 2 सिस्टर भी उसके बाद निकाली, एक नवंबर में एक दिसंबर में। रोज बहुत दिन रात है, काम ही काम था। टीम तो अच्छी थी लेकिन इन्वॉल्वमेंट बहुत था। तो बस एक मेरा पक्का था कि जिस दिन रिटायर होंगे उसके अगले दिन, उसी दिन या अगले दिन छोड़ देंगे और जहाँ रहना है वहाँ चले जाएंगे। इतना कुछ जहाँ किया हो, इतना कुछ लोगों से रिस्पेक्ट मिली हो, सब कुछ वहाँ, फिर आप यू आर नो लॉन्गर वेलकम, रियली यू शुड नॉट बी, आपको चले जाना चाहिए। अभी आपने कल देखा जी, मतलब रिसेंटली जिस तरह विराट कोहली निकल गए, जिस तरह रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट किया, गॉन ऑन अ वेरी हाई। जी। तो ये मेरे मन था कि उसी दिन निकल जाऊंगा। तो उस दिन कोई फ्लाइट नहीं थी, लखनऊ आना था चेन्नई से। अगले दिन 11 बजे फ्लाइट थी। अगले दिन सामान पहले ही भेज दिया था हम लोग, अपने हस्बैंड वाइफ एंड सन, वो आया हुआ था। विदाई अच्छी थी ऑफिस से, लोगों ने गाना बजाते हुए, और वो सब अच्छा लगा। कभी अलविदा ना कहना का बैंड बजा रहा था उसमें, तो इमोशनल मोमेंट था। अगले दिन फिर हम लोग फ्लाइट पकड़ी और लखनऊ आ गए। तो ऐसा कुछ मुझे नोटवर्दी नहीं याद है, इतना याद है कि हमारा बैंड कभी अलविदा ना कहना बजा रहा था, और बहुत सारे लोग हाथ मिला रहे थे, तो अच्छा लगा वो। सर एक डिफेंस मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी, लाइक काफ़ी हमारे रेलवे मिनिस्टर बोलते हैं, कवच नाम, जी जी। उस पर आपका क्या, लाइक आपने फर्स्ट टाइम उसके बारे में कब सुना, और आपकी उस पर क्या ओपिनियन है, लाइक कैसे इसको? जी, कवच के बारे में मैंने सुना जी। पहले, वो ACD रक्षा कवच के नाम से NF रेलवे में ट्राई हो रहा था, केवल एंटी कोलिजन सिस्टम था वो बहुत मिक्स सक्सेस था। उसको जब प्रोलिफरेट करने की बात हुई तो ये हुआ, ये बाद में मुझे पता चला, ये मतलब मेरा कोई डायरेक्ट इससे कोई लिंक नहीं था। अपने दोस्त यार जो डिपार्टमेंट हुआ सिग्नल इंजीनियरिंग, उनसे बात होती थी, उन्होंने बताया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम, जो केवल एंटी कोलिजन नहीं, जो आप पूरा सिग्नल का सिस्टम देखते हैं, वो रिप्लेस, वो इसमें रहेगा, और
सिग्नल ड्राइवर को कैब में ही दिखाई देगा, जी। उसको सिग्नल देखने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ने मेहनत से काम किया। विदेशी सिस्टम ऐसा है प्रूवन, वो इससे 4-5 गुना महंगा है। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मानता हूँ मैं कवच को। और फिर उसमें तमाम ट्रायल हुए, सिकंदराबाद में ट्रायल हुआ, ये 2.5-3 साल पहले डिक्लेयर हुआ कि अब हम विदेशी सिस्टम नहीं यही लगाएंगे। अच्छी बात है, इंडिजिनस सिस्टम सस्ता, बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ इसको। उसके बाद वो स्पीड उसके एग्जीक्यूशन की दिखी नहीं कुछ, उसके वो 1400 किलोमीटर के आगे बढ़ा नहीं है अभी तक। अभी जो रिसेंट एक्सीडेंट हुए उसमें 1-2 ऐसे थे जो बच जाते, 1-2 ऐसे थे जिनमें इम्पैक्ट कम हो जाता। तो यूज़फुलनेस तो बहुत है इसकी। तो और फोकस चाहिए इस पे, जिससे जल्दी से जल्दी बिजिएस्ट रूट में कवच इम्प्लीमेंट किया जा सके। अभी उस डायरेक्शन में मतलब बेबी स्टेप भी नहीं लग पाया है, वो होना चाहिए। सर, आई एम 2000 बॉर्न और होश संभाला है, समझ लीजिए 10-12 साल की उम्र से काइंड ऑफ एक दुनिया को सीरियस नज़रिए से भी थोड़ा देखना स्टार्ट किया। मिलेनियल ही नहीं, अब पोस्ट मिलेनियल। जी। लास्ट 10-12 सालों में मतलब रेल एक्सीडेंट्स हमने ज़्यादा मैंने अपने जीवन काल में ज़्यादा देखे नहीं हैं। और बीच में ऐसा गैप हुआ, या तो दिखाई नहीं जाते थे, आई डोंट नो, हो रहे होंगे, बट मेन स्ट्रीम नहीं आया था। लाइक हमारे सामने बीट लोगों के वीडियोस वगैरह वगैरह। लास्ट ईयर शायद मतलब बालासोर में जब ये इंसिडेंट हुआ तब काफ़ी क्लिप्स देखने मिली। तो एक अलग से एक मेरे लिए तो काफ़ी दर्दनाक था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही शायद से मैं ऐसा देख रहा था कि ऐसा चीज़ हुआ है, और आपने तो शायद से देखी होंगी अपने हिसाब में। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए मतलब क्या करा जा सकता था, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग इन बालासोर? एक तो पहले ये आपको बता दूं कि रेलवे एक्सीडेंट्स का इतिहास जो है भारतीय रेलवे का, जी, उसमें 10 साल पहले तक 500-600 आदमी हर साल मरते थे। ओके। मैं रनओवर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आदमी रनओवर हो जाता है वो उसकी गलती से होता है। रेलवे उसको अवॉइड करना चाहिए रेलवे को, पर रेलवे का दायित्व मेन नहीं है उसमें। तो उसमें तो सुसाइड्स भी होते हैं, तो वो तो जो भी है, हाँ। लेकिन रेलवे एक्सीडेंट 500-600 आदमी 700 तक होते थे। ये घट के आ गया 50। ओके। और कोई जादू नहीं हुआ। ये जो लेवल क्रॉसिंग है अनमैन्ड, ये सब हटा दी गई, मैन कर दी गई। 30-40% एक्सीडेंट वहीं होते थे। ट्रैक पे भी ध्यान दिया गया तो ये कम हो गया। इस पिछले 5 साल का एवरेज 50 था, केवल बालासोर ने इसे बिगाड़ दिया। उसमें 292 लोग मर गए, तो वो 50 से बढ़ के जो भी हो गया हो। तो ओवरऑल सेफ्टी का लेवल कम बेटर हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपकी बात सही है कि पहले सोशल मीडिया कहाँ था जी। तो सारा जोर सोशल मीडिया से ही आजकल चल रहा है। तो उसकी वजह से टीवी पे सब लोग नहीं देखते थे, टीवी पे तो आता था। तो वो उससे एक ये पिक्चर बनती है कि बहुत अनसेफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कोई डेटा कंपैरिजन की बात नहीं मैं मानता कि पहले 500 मरते थे अब 50। तो नहीं, मेरे हिसाब से वो सब बेकार बात है। आपको तो ये चाहिए कि आप जीरो एक्सीडेंट की तरफ जाइए। जीरो एक्सीडेंट, जीरो फर्टिलिटी, जिंदगी है जी। उसका एक्शन प्लान बनाइए। जी। तो उसमें बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। फंड्स की कमी है नहीं, आपको पहले ही बताया मैंने। कवच एक चीज़ है, ट्रैक का अपग्रेडेशन एक चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके अलर्ट जनरेट करने की बात करता रहता हूँ। तमाम मीन्स हैं जो पॉसिबल हैं, और उस तरफ फोकस और चाहिए। आप धार्मिक हैं सर? आर यू रिलीजियस? नो, आई एम नॉट रिलीजियस। ओके, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन रिलीजन? लाइक, तो आई एम नॉट रिलीजियस बिकॉज रिलीजन हैज अ रिचुअल, रिलीजन हैज अ थॉट, राइट? चाहे कोई भी रिलीजन हो। तो मैं उसको नहीं मान पाता। पर ये भी नहीं कह सकता कि मैं एथीस्ट हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि गॉड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। इसीलिए अंग्रेजों ने एक टर्म डिराइव किया, एग्नोस्टिक। जी, मैं बोल रहा हूँ। तो एग्नोस्टिक बोलना आसान है, पर वहीं पर रुकना जरूरी नहीं है। कुछ तो है, क्या है हमें पता नहीं, फील तो होता है। ठीक है। लेकिन जो है, जिस तरह से अभी है रिलीजन, उसमें मेरा कोई बिलीफ नहीं है, क्योंकि वो रिचुअलिस्टिक हो गया है। और जहाँ तक जो थॉट्स है, वो ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, अच्छी चीज़ें हैं, पर फाइनलिटी तो उसमें भी नहीं है। चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, आइंस्टाइन पढ़िए, या संस्कृत में पढ़िए, वेदांत पढ़िए,
वजाहत अल वदूद पढ़िए, आप सूफी पढ़िए, सब चीज़ें बड़े अच्छे थॉट हैं, पर उसको तो अच्छा भी लगता है पढ़ के, पर उसमें कोई फाइनलिटी है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत वो पढ़ता हूँ मैं, तो मैं इसी से सेटिस्फाइड, ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड रहता हूँ कि भाई हमें पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से रिलीजन फॉलो किया जाता है, कोई भी रिलीजन हो, उसमें मुझे रत्ती भर बिलीफ नहीं है। गॉट इट। मेरा भी काइंड ऑफ लाइक थॉट प्रोसेस वैसा ही कुछ है। फॉर एग्जांपल आई सी ऑल द रिलीजन्स एज कि एक नदी आ रही है, और काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं, कुछ बेतुकी बातें भी लिखी हैं। देखिए बेसिक जो बातें हैं रिलीजन, बेसिक जी। वो तो सब रिलीजन में एक है। कोई रिलीजन ये नहीं बोलता कि झूठ बोलो, कोई रिलीजन ये नहीं बोलता कि आप तो मतलब अच्छी चीज़ें ही बोलता है, तो वो तो ट्रूथ है, उसको रिलीजन से क्यों जोड़े वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने लाइक इंडिया को काइंड ऑफ ग्रो होते देखा है अपने सामने, फ्रॉम द टाइम्स वी कांट इवन इमेजिन, लाइक आवर जनरेशन कांट इमेजिन जी कि भाई पैसा वैसा भी एक टाइम पे नहीं था। आपने काइंड ऑफ वो टाइम भी देखा है, मिड टाइम भी देखा कि हाँ अब ग्रोथ हो सकता है, अब बोला जा रहा है कि ग्रोथ हो रही है, तो वो टाइम भी देखा है। सो व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ इंडिया कि भाई ये ऐसा चल रहा है कि हाँ मेरे हिसाब से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, अब आ गई हैं। जी। एयर ट्रैवल देख लीजिए, अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो गया ऑलमोस्ट। ट्रेन के रेलवे के बारे में तो नहीं कह पाऊंगा मैं, एक्सप्रेसवेज कुछ ऐसे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। बट एट द सेम टाइम देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट शहरों में बहुत ख़राब है, और ये जो भी ये कहें आपकी ये स्वच्छ भारत, गांव में ठीक है बहुत टॉयलेट बने हैं, लोग ऐसा कहते हैं, और ठीक भी है, एनेक्डोटल भी है, बहुतों से बात करता हूँ मैं, बने हैं, फर्क पड़ा है। पर मुझे अर्बन एरियाज में क्लीनलीनेस बहुत बढ़ी हो ऐसा नहीं दिखता। लखनऊ में तो नहीं है, और शहरों में भी नहीं दिखता। वो जो एक स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस चाहिए, और इतना कोई मुश्किल नहीं है करना। सरकार ये कह के नहीं इसको पीछे हट सकती कि लोग अपनी हाइजीन इंप्रूव करें, और लोगों के ऊपर है। बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई सरकार क्या करे, लोग ऐसे हैं। ये कोई बात हुई? जो सरकार का काम है, गार्बेज लिफ्टिंग, कलेक्शन, डिस्पोजल, उस पर क्या काम हो रहा है? एनक्रोचमेंट्स पे काम हो रहा है क्या? एनक्रोचमेंट्स का डबल नुकसान है, ट्रैफिक भी खराब होता है, गंदगी बढ़ती है। इस पे क्या काम होता है? तो बड़ा हाफ हार्टेड ढंग से होता है। एक तो मेरी डेवलप्ड कंट्री की इमेज में इंडिया भी वहाँ तक शायद ना पहुँच पाए जैसे डेवलप्ड कंट्री, लेकिन उसके कहीं आसपास पहुँचे। तो मैं बहुत जगह घुमा हूँ बर्लिन की वजह से। तो जैसी गंदगी हमारे यहाँ दिखती है शहरों में, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं और नहीं दिखी। दूसरा है स्पोर्ट्स ले लीजिए, हम लोग क्रिकेट से बड़ा खुश होते हैं। क्रिकेट कितने देश खेलते हैं? मैं तो देखना चाहूँगा कि ओलंपिक्स में इंडिया चाइना के आसपास पहुँचा है। जल्दी क्रिकेट अभी अनाउंस हुआ है, सो नहीं वो क्रिकेट ओलंपिक में आप एक मेडल ले आएंगे, वो उससे क्या है? आप चाइना के आसपास पहुँचे, आप क्या अभी तो 5-6 मेडल आके आप बड़े खुश हो जाते हैं, और कहाँ पे 100 मेडल वाली कंट्रीज हैं उसमें पहुँचे। बहुत कुछ करने को है। और एक इंक्लूड, अब आप सोचिए एक अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, देश विदेश से बड़े बड़े लोग आए, हमारे मिडिल क्लास उसको बड़ा खुश होता है देख के। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें खुशी क्या बात है। भाई एक इंडिविजुअल है जो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में उसका नाम आ गया, वो अपनी वेल्थ को डिस्प्ले कर रहा है, और आप खुश हो रहे हैं जैसे भारत डेवलप कर गया। बड़ी ऑब्सीन सी बात है। तो मतलब मैं वेल्थ के अगेंस्ट नहीं हूँ, वेल्थ जरूर, क्रिएशन तो एकदम जरूरी है इकोनॉमी के लिए, वो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इंक्लूसिव होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो अभी गरीबी दिखती है, आप कहते रहिए कि आपने इतने 20 करोड़ लोगों को लिफ्ट कर लिया आउट ऑफ पॉवर्टी, और ये उसकी क्या डेफिनेशन है उसमें, लेकिन आपको जो दिखता है वो तो आप उससे नहीं नकार सकते। तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी है जी, जिससे हर आदमी लगे कि उसकी लाइफ इम्प्रूव हुई है। अब फिर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर ये 2008 से मैं चाइना गया हूँ 20-25 बार। अच्छा। चाइना में वो कोई पॉवर्टी नहीं दिखती मुझे कहीं। और लोग कहते हैं कि नहीं आप इंटीरियर में नहीं गए, मैं बहुत इंटीरियर में गया हूँ, लगभग पूरा चाइना क्रिस क्रॉस किया है मैंने। तो नहीं दिखती है, उन्होंने वो काम किया है, उनके यहाँ फ्रीडम कर्टेल्ड है,
डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन आम आदमी की लाइफ डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव की है, तो वो होना चाहिए यहाँ। अब जिस मीन से, मैं नहीं कहता आप डिक्टेटरशिप ले आइए, लेकिन और भी तरीके हैं करने के, जी, ये चीज़ें हैं। गॉट इट। लाइक मैंने सुना रहा है कि फॉर एग्जांपल कश्मीर में जो ट्रेन जाती है तो कई बार येती कैप्चर कर लेते हैं वहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल दे टेक ओवर द ट्रेन्स। अच्छा तो अच्छा। तो येतीज के बारे में आपका क्या कहना है, और ये इस इंसिडेंट के बारे में ऐसा कुछ हुआ है आपकी नज़रियों में? हाँ, तो बचपन में यति की स्टोरी हम लोग सुनते थे कि यति होते हैं। अभी भी सर्टेनिटी के साथ तो नहीं मैं कह सकता कि नहीं होते हैं, जी। तो मान लिया जाए कि होते हैं। जी और ट्रेन आप कभी, अब तो पहाड़ों पे ट्रेन जा रही हैं, वहाँ अगर यति जी आ गए जी तो मैं चाहूँगा मैं वहाँ से जल्दी पहुँचूँ जी और यति जी के पैर पकड़ लूँ कि भाई आप ये ट्रेन वेन छोड़िए, आपसे बहुत ज़रूरी काम है मुझे कराना, आप कुछ लोग हैं जिनको निपटाना है, आइए मेरे साथ उनको निपटा दीजिए। समझिए सर। बाकी सर थैंक यू, होपफुली वापस आना चाहेंगे हम लोग। ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू सर।